Assalamu alaikum guys, how are you? How's everybody? Today we are going to talk about discourse analysis and in this video lecture हम बात करने वाले हैं discourse analysis के introduction पे। तो बेसिकली बताता चलूँ कि डिस्कोर्स एनालिसिस एक सब्जेक्ट है जो कि हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम लैंग्वेज को ग्रामर से अपर लेवल पे जाके देखते हैं। एक लेवल स्टूडेंट्स ऐसा आता है जब ग्रामर से भी बात ऊपर चली जाती है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम सिंटैक्टिक एनालिसिस या ग्रामेटिकल चीज़ों से ऊपर चले जाते हैं, लेवल पे देखते हैं और इसमें हम लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज़, हमारी डेली लाइफ में लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है, डिस्कोर्स किस तरह से डेवलप होता है, टेक्स्ट किस तरह से यूज़ होता है, इन चीज़ों को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम बाय डिफाइनिंग द एक्चुअल term. So discourse analysis is a research method for studying written और spoken language. तो एक ये research methodology है, एक research method है, एक discipline है, एक area है जिसके अंदर हम written और spoken language को इसके social context में देखते हैं, not only in the grammatical context. discourse analysis के अंदर हम grammatical norms को और syntactic structures को, इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते, बल्कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज किस तरह से यूज़ हो रही है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ किस तरह से है, उन चीज़ों पर हमारा फोकस होता है। इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज बहुत डिफरेंटली यूज़ हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल यू आर लर्निंग इंग्लिश, और इंग्लिश के आपको ग्रामर सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसको रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर इंग्लिश जो फर्स्ट लैंग्वेज यूज़र्स हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह व्हेन यू डू डिस्कोर्स एनालिसिस यू माइट फोकस ऑन द पर्पसेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करते हुए उसका पर्पस और इफ़ेक्ट को देखते हैं, जैसे फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ है। कल्चरल रूल्स को देखते हैं, कन्वेंशंस इन कम्युनिकेशन। अब हर लैंग्वेज के अंदर कल्चरल रूल्स डिफरेंट होते हैं और कम्युनिकेशन के रूल्स डिफरेंट होते हैं। हाउ वैल्यूज़, बिलीव्स एंड अजम्पशंस आर कम्युनिकेटेड। कैसे हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने एतकादात को, अपनी एजम्पशंस को कम्युनिकेट करते हैं। हाउ लैंग्वेज यूज रिलेट्स टू सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज का क्या है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी इन बिगर अम्ब्रेलास को डिस्कस किया जाता है। इट मीन्स डिस्कोर्स एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ द टेक्स्ट और स्टडी ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल, यानी सेंटेंस लेवल से ऊपर चले गए हैं और उसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स में क्या है कि वी कैन कॉप अप विद टेक्स्ट रिटन इन इंग्लिश विच वी कुडंट प्रोड्यूस आवरसेल्व्स एंड विच अपीयर टू ब्रेक अ लॉट ऑफ रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पर जब हम डिस्कोर्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इससे मुराद ये कतन नहीं है कि हम उसमें ग्रामर को चेक करें, हम उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने बैठ जाएं, बल्कि वी कैन बिल्ड एन इंटरप्रिटेशन। हम उससे मीनिंग निकालने की, नतीजा निकालने की एक ताकत रखते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाय एरिक नेल्सन इज, ये एक ऐसे है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और आप देखेंगे उसमें बेतहाशा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्टिल आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे और इसी को हम डिस्कोर्स को इंटरप्रेट करना कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर माई टाउन, माई नेटल वॉज इन अ स्मॉल टाउन वेरी क्लोज टू रियाद, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। दिस डिस्टेंट बिटवीन, अब डिस्टेंस लिखना था, डिस्टेंट बिटवीन माई टाउन एंड रियाद 7 miles exactly. The name of this Al Masani, that means in English factories, it takes this name from the people's carer. ठीक हो गया। इन माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर द पीपल लिव, इट वॉज वेरी सिंपल, मोस्ट द पीपल वॉज फार्मर। अब आप देखें कि फार्मर, अब आप इसमें देखेंगे कहीं पे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ग्रामर को ठीक तरह से यूज़ नहीं किया गया है, स्टिल आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें इस ऐसे में स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है। वो अपने टाउन के बारे में बता रहा है, उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है और उसका नाम किस तरह से पड़ा, किसने रखा, उसका बचपन वहाँ पे कैसा गुजरा, वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यानी ये बेसिक थीम आपको सारी समझ में आ रही है और इसको इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स कहते हैं। अब कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं डिस्कोर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और डिस्कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक अहमियत के हामिल हैं, जिनमें कोहेजन एक कंपोनेंट है। Cohesion is the grammatical and lexical linking within a text or sentence that holds a text together and gives it meaning. It is related to the broader concept of coherence. अब cohesion क्या है?
जैसे हम सेंटेंस पैराग्राफ बना रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, देन, आफ्टर दैट, जो एक लिंक क्रिएट करता है, हमारा ग्रामेटिकल लिंक क्रिएट करता है हमारे टेक्स्ट के अंदर, इसे कोहेजन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे माय फादर वंस बॉट अ लिंकन कन्वर्टिबल, ही डिड इट बाय सेविंग एवरी पेनी ही कुड, दैट कार। अब ये दैट कार ऊपर के साथ लिंक, ग्रामेटिकल एक लिंक क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर लिंकन कन्वर्टिबल की बात हुई है और वो नीचे दैट कार, ये उसका क्रिएट कर रहा है लिंक। दैट कार वुड बी वर्थ अ फॉर्चून नाउ डेज हाउएवर, अब ये जो हाउएवर है ये भी एक ग्रामेटिकल लिंक है कि अलबत्ता ही सोल्ड इट टू हेल्प पे फॉर माई कॉलेज एजुकेशन, समटाइम्स आई थिंक आई रादर हैव द कन्वर्टिबल। तो ये जितने भी ये जो जिनको आप कह सकते हैं डिवाइसेस, ठीक है, कोहेसिव डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ हुई हैं, ये ग्रामेटिकली आपके टेक्स्ट को एक यूनिट बनाती हैं और एक लिंक क्रिएट कर देती हैं। अब ये मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाता हूँ और अब आपने बताना है कि इसमें क्या मिसिंग है। माई फादर बॉट अ लिंकन कन्वर्टिबल, द कार ड्रिवन बाय द पुलिस वॉज रेड, दैट कलर डजंट सूट हर, शी कंसिस्ट ऑफ 3 letters, हाउ एवर अ लेटर इजंट एज फास्ट एज अ टेलीफोन कॉल। अब आप ये देखें कि इसके अंदर तमाम तर डिवाइसेस यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है, डिवाइसेस ये देखें यूज़ हुई हुई हैं, स्टिल ये एक टेक्स्ट इस तरह से बेरब्त लगता है, ऐसे लगता है कि इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या मिसिंग है? बुनियादी तौर पर इस टेक्स्ट के अंदर लॉजिकल डिवीजन नहीं है, लॉजिकली ये एक होल्ड नहीं करता, लॉजिकली ये एक, इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। और जब लॉजिकल कंसिस्टेंसी किसी पैराग्राफ में नहीं होती तो उसमें कितनी भी कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ कर ली जाएं, वो टेक्स्ट जो है एक यूनिट की सूरत में आपको दिखाई नहीं देता, वो ऐसे आपको इलॉजिकल ही दिखाई देता है और कोहेरेंस मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। जो लॉजिकल डिवीजन होती है टेक्स्ट की वो कोहेरेंस कहलाती है। जैसे इसमें लॉजिकली हर बात बताई गई थी कि मेरे वालिद ने गाड़ी ली, उसने 1-1 रुपया जोड़ के ली, लेकिन उसको बेचनी पड़ गई क्योंकि मेरी ट्यूशन की फ़ीस देनी थी, मेरी एजुकेशन को जो है सपोर्ट करना था। तो एक लॉजिकल कनेक्शन भी इसके अंदर है, साथ साथ कोहेसिव ग्रामेटिकल लिंक्स भी हैं, साथ साथ एक इनर इसके अंदर लॉजिकल डिवीजन है, इनर थॉट जो है, थीम जो है वो कोरिलेट करती है, जिसे हम कोहेरेंस बोलते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस जो हैं ग्रामेटिकल लिंक्स हैं, कोहेरेंस जो है एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक लॉजिकल डिवीजन है जो कि दिखाई नहीं देती बल्कि अंडरस्टैंड की जाती है, फील की जाती है। कोहेरेंस से क्या मुराद है? लिंग्विस्टिक्स के अंदर इससे मुराद है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। जैसे पहले पैराग्राफ में कंसिस्टेंसी थी कि एक गाड़ी है, उसे ख़रीदा गया है लेकिन अब उसे बेच दिया गया है जो चूँकि कॉलेज की फ़ीस देनी है। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में आपको कोई भी लॉजिक या कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही, एक तरफ लेटर आ रहे हैं, एक तरफ गाड़ी है, दूसरी तरफ कलर है, तीसरी तरफ सूट का रंग है, तो उसमें कोई लॉजिकल डिवीजन नहीं है। द क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल। अब कोहेरेंस एक ऐसी क्वालिटी को कहते हैं जो एक यूनिफाइड होल बना सके, यानी एक पैराग्राफ को एक यूनिट की सूरत में दिखाया जा सके। एंड कोहेरेंस इन लिंग्विस्टिक्स इज व्हाट मेक्स अ टेक्स्ट सेमेंटिकली मीनिंगफुल। अब सेमेंटिकली मीनिंगफुल अगर किसी भी टेक्स्ट को बनाना है तो उसमें कोहेसिव डिवाइसेस और कोहेजन के साथ साथ कोहेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ स्पेशली डेल्ट विद इन टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप इस टेक्स्ट में देखेंगे कि आपको कहीं भी कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ नहीं हो रही, कोहेजन यूज़ नहीं हो रहा, स्टिल ये एक मीनिंग क्रिएट करता दिखाई देगा। हर, दैट्स द टेलीफोन, हिम, आई मीन द बैथ, हर, ओके। अब आप इसके अंदर देखें कि लॉजिकल डिवीजन है, आपको एक कोहेरेंस दिखाई दे रहा है, कोहेसिव कोई डिवाइस नहीं है, लॉजिक ग्रामेटिकली आपको इसमें कोई लिंक दिखाई नहीं देता कि दैट्स द टेलीफोन, आई एम इन द बाथ। अब इनका ग्रामेटिकली क्या लिंक है? हर, ओके। लेकिन अगर आप इसको कोहेरेंस में देखें तो वो कहता है कि दैट्स द टेलीफोन, वो कह रही है तुम्हारा टेलीफोन बज रहा है, वो क्या कह रहा है? आई एम इन द बाथरूम, तो मैं नहीं उठा सकता। हर, वो कहती है ओके मैं उठा लेती हूँ। यानी ये डिस्कोर्स है, ग्रामर का इसमें कोई नामो निशान नहीं है। ग्रामेटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो आपको टोटली इलॉजिकल लगेगा, गलत लगेगा, इनकरेक्ट लगेगा। लेकिन जब आप इसको डिस्कोर्स में कोहेरेंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होता है कि लॉजिकल है। शी मेक्स अ रिक्वेस्ट ऑफ हिम टू परफॉर्म एक्शन, ही स्टेट्स रीजन व्हाई ही कैन नॉट कंप्लाई विद रिक्वेस्ट, शी अंडरटेक्स टू परफॉर्म एक्शन। तो हर चीज़ इसमें लॉजिकल आपको दिखाई देगी, नॉट इन अ सेंस ऑफ ग्रामेटिकल, नॉट इन ग्रामेटिकल सेंस, बट इन द context of coherence and in the context of discourse। स्पीच इवेंट्स क्या होते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर? इन एक्सप्लोरिंग
अब ये भी एक डिस्कोर्स के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कंपोनेंट है, जिसे स्टडी किया जाता है। In exploring what is we know about taking part in conversation or any other speech event, e.g. debate, interview, various type of discussions। अब speech event कोई भी हो सकता है, debate हो सकती है, कोई interview हो सकता है, discussions हो सकती हैं। हमें क्विकली ये रियलाइज़ हो जाता है कि इनके अंदर इनॉर्मस वेरिएशंस हैं, व्हाट पीपल से एंड डू इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अब डिबेट में लोग और तरीके से बात करते हैं, इंटरव्यू में और तरीके से बात की जाती है, डिस्कशन में और तरीके से बात की जाती है, और इनका आपस में जो स्पीकर्स का रिलेशनशिप है डिबेट में डिफरेंट होता है, इंटरव्यू में जो है डिफरेंट होता है, डिस्कशंस में डिफरेंट होता है। कुछ में जो है सेम एज फेलोज़ होते हैं, कुछ में छोटे बड़े होते हैं, कुछ में सबऑर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये स्पीकर्स का आपस में रिलेशन, किस तरीके से बात करनी है, इस चीज़ के नॉलेज को, इसी को स्पीच इवेंट्स कहा जाता है। और कॉन्वर्सेशन एनालिसिस को डिस्कोर्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि किस तरह से कॉन्वर्सेशन को एनालाइज किया जाता है। In simple terms, English conversations can be described as an activity in which for the most part two or more people take turns as speaking। अब conversation को आप analysis जब करते हैं तो उसमें turn taking आती है कि एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर वो अपनी बारी पे अपनी बात करता है, फिर तीसरा बंदा अपनी बारी पे जो है टर्न लेता है और वो बात करता है। Typically only one person speaks at a time and there tends to be an avoidance of silence between speaking turns। अब बिल्कुल अवॉइड किया जाता है साइलेंस को। एक बंदा चुप होता है, दूसरा फौरी बोलने लगता है, ठीक हो गया। एक चुप हुआ, दूसरा बोलने लगा, ठीक है। फिर ओवरलैपिंग का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है कि एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा ओवरलैप कर रहा होता है, और इन तमाम चीज़ों को समझना पड़ता है, और कॉन्वर्सेशन एनालिसिस इसी का नाम है। For the most part, participants wait until one speaker indicates that he or she has finished, usually by signaling a completion point। Completion point क्या होता है कि वो जब जुमला एंड होने लगता है तो वो अपनी इंटोनेशन पैटर्न को भी नीचे ले आता है और पॉज कर लेता है, और दूसरा बंदा फौरी समझ जाता है कि अब मेरी बारी है बात करने की। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि कॉन्वर्सेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल मैनर में प्रोसीड किया जाता है, वेयर पार्टिसिपेंट स्पीक वन एट अ टाइम एंड अल्टरनेटिंग टर्न्स। इन प्रैक्टिस इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, responding to previous comments and transition to a different speakers using a variety of linguistic and non-linguistic cues। sometimes हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बता रहे होते हैं कि अब हमारी टर्न ख़त्म हो गई, अब तुम बोलो, यानी हम अपनी बॉडी से इस तरह के सिग्नल्स दे रहे होते हैं। समटाइम्स हम पॉज दे रहे होते हैं। और वाइल द स्ट्रक्चर इज़ जनरली यूनिवर्सल कि आप ओवरलैपिंग टॉक इज़ जनरली अवॉइडेड और साइलेंस को मिनिमाइज़ किया जाता है। और जब हमारा जुमला ख़त्म होने वाला होता है तो हम कुछ सिग्नल्स देते हैं, पॉज ले लेते हैं, और इस तरह से गैप को दूसरा बंदा टर्न टेकिंग लेके कवर कर लेता है। अब डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट वे से टर्न टेकिंग हो सकती है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट तरीके से इसको कर रहे होते हैं। समटाइम्स कुछ लोग आपने देखा होगा कि स्पीच में डोमिनेट कर रहे होते हैं और वो अपनी टर्न छोड़ नहीं रहे होते हैं। वो कैसे नहीं छोड़ रहे होते हैं कि वो पॉज नहीं दे रहे होते अपनी बॉडी लैंग्वेज में, ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहे होते, और दूसरा बंदा शाइनेस के अंदर वो टर्न ले नहीं पा रहा होता, और एक बंदा जो है डोमिनेट कर रहा होता है। ये भी टर्न टेकिंग के कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि कैसे लैंग्वेज को एक बंदा डोमिनेट करते हुए यूज़ किए जा रहा है और दूसरा बंदा बेचारा सुनता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑपरेटिव प्रिंसिपल आ जाता है कि लैंग्वेज को बेहतर तरीके से यूज़ कैसे किया जाए। इसके बारे में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे 4 मैक्सिम्स भी कहते हैं। 4 बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए जिससे लैंग्वेज को यूज़ करने में बेहतरी आती है। पहला है द क्वांटिटी मैक्सिम, मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज़ रिक्वायर्ड। यानी क्वांटिटी, आपकी जो स्पीच है वो बेतुकी नहीं होनी चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी की ज़रूरत थी, ना कि ज़्यादा ना कि कम। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि आप स्कूल कितने बजे पहुंचे थे, तो उसका जवाब ये है कि मैं स्कूल 8:30 पहुंचा था, ना कि ये कि मैं 7:30 उठा, मैंने जो है ब्रश किया, ब्रश के बाद मैं नहाया और मैं नाश्ता किया और मैं साइकिल पे बैठा और 8:30 मैं स्कूल पहुंचा। तो आपको कोई बेवकूफ़ ही कहेगा। The quality maxim, do not say that which you believe to be false or for which you lack adequate evidence। अगर आपसे पूछता है कोई कि अहमद स्कूल कितने बजे आया था, तो अगर आपको नहीं पता कि अहमद स्कूल 8:15 आया था, तो आप कह दें कि मुझे नहीं पता, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा 8:15 आया था और बाद में पता चले कि वो 8:15 नहीं आया था और लोग आपको झूठा कहने लगे। आपकी क्वालिटी पे बात हो जाए कि इस बंदे को कोई बात पता नहीं होती और ये कह देता है। द रिलेशन मैक्सिम के बी रेलिवेंट, बी रेलिवेंट से मुराद है कि आपसे पूछा जाए कि अहमद आप कितने बजे स्कूल आए थे और आप कहो कि यार बाहर बड़ी गर्मी है,
यानी आपका रेलेवेंस ही नहीं है। द मैनर मैक्सिम क्या है कि बी क्लियर ब्रीफ एंड ऑर्डरली, ठीक है, आपको ऑर्डरली बताना है। मिसाल के तौर पे कोई आपसे आपकी रूटीन पूछता है तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ और फिर मैं ब्रश करता हूँ। आपका ऑर्डर ही ख़राब है, बात ही क्लियर नहीं है और ब्रीफली आप कुछ बता नहीं पा रहे हो। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपके लैंग्वेज यूज़ को बेहतर बनाया जा सके। अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर, हैजेस का। अब ऑब्वियसली आप तमाम तर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को एट अ टाइम यूज़ नहीं कर पा रहे होते, समटाइम्स आप डाउटफुल भी होते हैं क्वालिटी के हवाले से अपनी स्पीच की, तो आप हैजेस को यूज़ करते हैं। हैजेस से क्या मुराद है? वी यूज़ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जिन्हें हैजेस कहा जाता है, जिनसे हम जो है ये बताते हैं कि भाई हम टोटली सफिशेंटली करेक्ट नहीं हैं, हम कुछ एम्बिग्विटी रखते हैं, लेकिन हम उस जुमले को यूज़ करते हुए साथ बात कर देते हैं। तो ये जो फ्रेजेस हैं ये हैजेस कहलाती हैं। एज़ फार एज़ आई नो, यानी अब क्वालिटी का कोई इशू आ सकता है तो वो पहले ही कह रहा है कि शायद जितना कि मुझे इल्म है, तो वो ज़ुहैब जो है या अहमद जो है 8.25 आया था। नाउ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग बट, ये इस तरह की फ्रेजेस को यूज़ किया जाता है। आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर बट, यानी तमाम चीज़ों में जो स्पीकर है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, उसको अपनी क्वालिटी पे शक है अपनी स्पीच की, लेकिन वो इन हैजेस को यूज़ करते हुए एक ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करता है। और इम्प्लीकेचर से क्या मुराद है, जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि कोई चीज़ जो है इम्प्लिसिटली बताई जाए, एक्सप्लिसिटली ओपनली ना बताई जाए, इनडायरेक्टली कुछ बातें की जाती हैं लैंग्वेज के अंदर। We usually talk about speakers implying something that is not said. Sometimes speaker does not directly state something but implies something in other words, that is called implication. जैसे कि Are you coming to the party tonight? अब लहरा क्या कह रही है कैरल को, I have got an exam tomorrow. अब देखो उसने उसको डायरेक्टली yes और no आंसर देना बनता था, लेकिन उसने नहीं दिया, बल्कि उसने बैकग्राउंड नॉलेज पहले ही कैरल को पता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो इंसान बिज़ी होता है और वो फिर पार्टी पे नहीं जा सकता, और लहरा भी ये जानती है कि कैरल को ये बैकग्राउंड नॉलेज है। तो बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई चीज़ जब इनडायरेक्टली बताई जाती है तो इम्प्लीकेचर कहलाता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है। जॉन वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल लास्ट फ्राइडे, ही वॉज रियली वरिड अबाउट। अब जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़े होते हैं ना, तो हम बैकग्राउंड नॉलेज, हमारा जो पहले से दिमाग में जो बैकग्राउंड नॉलेज है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, हम उसके साथ उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। जॉन वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल लास्ट फ्राइडे, ही वॉज रियली वरिड अबाउट द मैथ लेसन। अब ये हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े और हमने इसमें बैकग्राउंड नॉलेज ये निकाला कि जॉन एक स्टूडेंट है, वो लास्ट फ्राइडे स्कूल जा रहा था, माइट बी बस पे जा रहा था, माइट बी बाइसिकल पे जा रहा था। अगर किसी की कंट्री में स्टूडेंट्स ज़्यादा साइकिल पे जाते होंगे तो वो बाइसिकल को जहन में रखेगा, अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री से है तो वो स्कूल बस को जहन में रखेगा। ही वॉज रियली वरिड अबाउट द मैथ लेसन। अब इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो शायद मैथ में कमज़ोर है या उसका कोई मैथ का टेस्ट है। लास्ट वीक ही हैड बीन अनेबल टू कंट्रोल द क्लास। अब इस सेंटेंस ये लगता है कि माइट भी वो एक टीचर है। इट वॉज अनफेयर ऑफ द मैथ टीचर टू लीव हिम इन चार्ज। अब इसमें इस सेंटेंस में उसका स्टेटस ना तो हमें स्टूडेंट लग रहा है और ना ही टीचर लग रहा है, क्योंकि टीचर ने उसको इन चार्ज खड़ा कर दिया है और वो स्टूडेंट भी नहीं लग रहा हमें। अब वो है क्या? आफ्टर ऑल इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ जेनिटर्स ड्यूटीज। अब हमें बैकग्राउंड नॉलेज पता लगा कि वो एक जेनिटर है, वो एक क्लीनर है उस स्कूल का, और उसको वक्ती तौर पर क्लास में खड़ा कर दिया गया है। ठीक है, यानी बैकग्राउंड नॉलेज हमारा साथ साथ, अगर यही पूरा हम पढ़ते तो हमारा टोटली बैकग्राउंड नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहता है, और हमें कोई भी जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम उसको बैकग्राउंड नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज को ग्रामर से उठकर, ग्रामर से भी अपर लेवल पर जा कर के, हायर लेवल पर जा कर के देखने को हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। लैंग्वेज को पॉलिटिकली कैसे यूज़ किया जा रहा है, सोशली कैसे यूज़ किया जा रहा है, इकोनॉमिकली कैसे यूज़ किया जा रहा है, रिलीजियस सेक्ट्स में उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, अपने मुफादात कैसे पूरे किए जाते हैं और अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी की जाती हैं, कैसे लैंग्वेज का और पावर का एक लिंक क्रिएट होता है, और कैसे लैंग्वेज को एज अ पावर टूल यूज़ करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इन डिटेल इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कोर्स एनालिसिस को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो।